चलो ठीक है, कर रहे हैं स्टार्ट। लिखो, हेडिंग लिखो आप लोग, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस बेस्ड ऑन सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स। एक्स्ट्रा क्वेश्चंस बेस्ड ऑन सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन है, एक बार 30 सेकंड सोच लो इसके बारे में, फिर बात करते हैं। देखो यहां ध्यान से, आपको एक फिगर दिया हुआ है, फिगर के अंदर में ए बी पैरेलल टू डी सी ऐसा बताया हुआ है, तो यानी कि ये वाला साइड और ये वाला साइड आपस में क्या होगा, पैरेलल। और कुछ कुछ पार्ट्स को एक्स एक्स के एक्सप्रेशन से मार्क कर दिया है और अल्टीमेटली आपको एक्स का वैल्यू बताने के लिए बोला गया है। अगर सच्ची में ये दोनों लाइन एक दूसरे से पैरेलल होता है ना, तो मैं दो ट्राइंगल आपको दिखा रहा हूँ, उनका सिमिलरिटी हम करके नहीं दिखाएंगे, लेकिन मैं जस्टिफाई कर दूंगा कि ये लोग दोनों बहुत ही आराम से सिमिलर हो जाएगा। बोलो ये कैसे सिमिलर हो जाएगा, तो ये एंगल वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, और ये एंगल क्या हो जाएगा, ऑल्टरनेट एंगल। तो एंगल सिमिलरिटी से दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएगा, सिमिलर। और फिर जैसे ही आप साइड्स का रेशियो लोगे तो आपको ऑटोमेटिकली एक इक्वेशन मिल जाएगा और आपका आंसर आ जाएगा। बट मेरा कहना ये है कि इस पर्टिकुलर टाइप के क्वेश्चन में इतना लंबा करने का दरकार नहीं। एनसीईआरटी में ऑलरेडी इसका क्वेश्चन आ रखा है, फर्स्ट एक्सरसाइज में भी आया था, सेकंड एक्सरसाइज में भी आया था, जहां पे इन अ ट्रेपेजियम हमको प्रूव करना था कि AO बाई OC इज इक्वल्स टू BO बाई OD, ऐसा एक क्वेश्चन था। तो इसमें आप ट्रिक इस तरीके से याद रखना, देखो कि ऊपर की तरफ का जो ट्राइंगल है उसका ये वाला साइड डिवाइडेड बाई ये वाला साइड इज इक्वल्स टू ये वाला साइड डिवाइडेड बाई ये वाला साइड। मतलब ऊपर के ट्राइंगल से एक साइड लेना है, नीचे के ट्राइंगल से एक साइड लेना है, और साइड का जो चॉइस है आपका वो सेम डायगोनल के अलॉन्ग होना चाहिए। जब आप ये वाला लोगे तो उसके साथ कौन आएगा, OB, और जब आप ये वाला लोगे तो उसके साथ कौन आएगा, OE। मतलब DO बाई BO इज इक्वल्स टू CO बाई AO, ऐसा अपन लिख सकते हैं। और वहां से डायरेक्टली हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में अगर कोई 3-4 मार्क आ गया ना आपके पास में, तब आप करना कि पहले ट्राइंगल से सिमिलैरिटी करना, फिर रेशियो ऑफ साइड्स देना और वहां से आप इसको सॉल्व करना। लेकिन अगर मान लो कि 1 मार्क या 2 मार्क का क्वेश्चन आया है, तो आप सीधा ही बोल देना कि देखो हमको पहले से पता है कि किसका किसका रेशियो इक्वल हो, और रेशियो में बस आप वैल्यूज बिठाओ और फटाफट आपका आंसर आ जाएगा। नहीं बीपीटी तो नहीं, मतलब बीपीटी से भी कर सकते हैं, उससे और ज्यादा लंबा होगा। आप एंगल सिमिलैरिटी लगा लो ना, मतलब ये वाला एंगल वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, और ये वाला एंगल ऑल्टरनेट एंगल। तो एंगल सिमिलैरिटी से दोनों ट्राइंगल सिमिलर, और वहां से रेशियो ऑफ साइड्स लिखना। बट मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, देखो कि अगर सिर्फ 2 मार्क तक आता है ना आपके पास में, तो पूरा सॉल्व करने का दरकार नहीं। फिर इसको आप याद ही रखो कि ये वाला अपर पार्ट डिवाइडेड बाय ये वाला लोअर पार्ट इज इक्वल्स टू ये वाला अपर पार्ट डिवाइडेड बाय ये वाला लोअर पार्ट। मतलब जो एक रेशियो बनाओगे आप, वो एक डायगोनल के लॉन्ग आने वाले पार्ट से बनना चाहिए। ठीक है, लिखो वी नो, ऐसे लिख लो आप लोग कि OD बाई OB शुड बी इक्वल्स टू OC बाई OD। ये सारा चीज ऐसा मैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में फिर से रिपीट करूंगा। अच्छा, ये समझ में आया मेरे ख्याल में। OD का उसके हिसाब से वैल्यू कितना बताऊं, x-2, OB का वैल्यू कितना है x-1, OC का वैल्यू कितना है x+3, और OA का वैल्यू कितना है x+1। यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो यहां से आ जाएगा मेरे ख्याल में x-2 इंटू x+5 इज इक्वल्स टू x+3 इंटू x-1। इसको जब आप खोल के सॉल्व करोगे तो यहां से आएगा मेरे ख्याल में x² प्लस 5x माइनस 10, और वहां से आएगा मेरे ख्याल में x² प्लस 2x माइनस 3। दोनों साइड से x² गया, 2x को यहाँ ले आओ तो x बचेगा, 10 को वहां ले जाओ तो मेरे ख्याल में 7 बचेगा। ये आपका आंसर x = 7। देखो इसमें जैसा x का अरेंजमेंट था उसके हिसाब से ठीक है, सॉल्विंग का आइडिया तो यही वाला होगा। आगे चलने के बाद जैसे इसमें क्या हुआ कि दोनों साइड से x² और x² का टर्म कैंसिल हो गया। कभी कभार ऐसा भी हो सकता है कि वो कैंसिल ना हो, मान लो कि यहाँ पर 2x² रहता और यहाँ पर सिर्फ क्या रहता, x² रहता, तो उस केस में कैंसिल तो नहीं हो रहा होता। और लास्ट में सॉल्व करने के लिए आपके पास में ऐसे x = 7 नहीं आता, आपके पास में क्या आता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब वो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आता उसको फर्दर सॉल्व करके कितना आंसर आता, आपके पास में 2 आंसर आता। अब इस 2 आंसर के टाइम पर थोड़ा सा बस केयरफुल रहना इस कॉन्टेक्स्ट में कि किसी भी चीज के लेंथ का वैल्यू तो कभी नेगेटिव नहीं हो सकता है। तो क्वाड्रेटिक सॉल्व करके भी अगर x का कोई ऐसा आंसर आ रहा है जिसके रिस्पेक्ट में किसी एक साइड का वैल्यू नेगेटिव हो जाएगा, मान लो कि मैंने पूरा सॉल्व किया, सॉल्व करके मेरे को x का एक आंसर मिला लेट्स से हाफ, ठीक है, और एक आंसर मिला 5, तो हाफ जब मैं इसमें डालूंगा तो हाफ -1 का आंसर कितना आएगा, -1/2, और हाफ -2 का आंसर कितना आएगा, -3/2। ये दोनों ही मेरे लिए एक्सेप्टेबल नहीं है। तो दो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करके आ रहा होगा, बट स्टिल आई एम गोइंग टू रिजेक्ट इट। ठीक है, तो इसको लेके थोड़ा केयरफुल रहना।
अगर एक ही आंसर आ रहा है फिर इतना माथापिची नहीं है, लेकिन कभी कभार इक्वेशन ऐसा भी इन्वॉल्व हो सकता है जिसके अंदर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बने, सॉल्व करके 2 आंसर आए, लेकिन दोनों आंसर जो है वो आपका फाइनल आंसर ना बने, और रिजेक्शन का जो रीजन है वो ये होगा कि किसी भी लेंथ का वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। तो अगर किसी एक एक्स के लिए कोई भी एक पार्ट अगर नेगेटिव हो रहा है तो उस पर्टिकुलर एक्स के वैल्यू को हम लोग क्या करना पड़ेगा, रिजेक्ट। इसको लेके थोड़ा केयरफुल रहेंगे इस टाइप के क्वेश्चन। ठीक है मेरे ख्याल में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो इस करें बात, तो आप ध्यान से देखो। सबसे पहले तो एबीसी क्या है अपने आप में क्वेश्चन के हिसाब से, ट्राइंगल जिसके अंदर में एलएम पार्ट और एबी पार्ट आपस में क्या है, पैरेलल। मतलब ये एलएम साइड और ये एबी साइड आपस में क्या हो गया बताओ, पैरेलल। इसके पैरेलल होने से आपको इमीडिएटली याद आना चाहिए, अच्छा ठीक है कुछ बीपीटी बोल के पढ़ा हुआ है हम लोग का, ठीक है। तो आप देखो ध्यान से कि इस ट्राइंगल के अंदर ये वाला साइड और ये वाला साइड आपस में क्या है, पैरेलल। तो इस साइड के वजह से ट्राइंगल के अपने इन दोनों पार्ट का कितना टुकड़ा हो जाएगा, 4 टुकड़ा हो जाएगा। और वो 4 टुकड़ा का रेशियो कितने फॉर्मेट में इक्वल होता था, 6 फॉर्मेट में इक्वल होता था। यहाँ पर जिस टाइप का वैल्यूज मेरे को बताया हुआ है, तो लेफ्ट की तरफ में भी आई कैन सी कि मेरे को लोअर पार्ट और होल का वैल्यू बताया हुआ है, राइट में भी आई कैन सी कि मेरे को लोअर पार्ट और होल का वैल्यू बताया हुआ है। तो मुझे कौन सा रेशियो यूज करना चाहिए, लोअर बाय होल इज इक्वल टू लोअर बाय होल, और फटाक से सॉल्व करके मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, लिखूं सिंस LM पैरेलल AB, सिंस LM पैरेलल AB, therefore लोअर पार्ट का नाम क्या हो जाएगा लेफ्ट के लिए, आई थिंक LA, और अपर मतलब होल का नाम क्या हो जाएगा, AC। LA बाई AC इज इक्वल्स टू MB बाई मेरे ख्याल में BC, ठीक है, या CB जो भी बोलो आप। वैल्यू जब आप बिठाओगे तो ये आएगा मेरे ख्याल में x-3 और नीचे आ जाएगा आपके पास में ट्वाइस x इज इक्वल्स टू मेरे ख्याल में शायद से x-2 और अपॉन में 2x + 3। क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे ये हो जाएगा x-3 इंटू 2x + 3 इज इक्वल्स टू ट्वाइस x इंटू x-2। खोल दोगे जब आप तो यहाँ कुछ ऐसा आएगा, देखो 2x² फिर +3x -6x और -9 है, दिस इज इक्वल्स टू 2x² - 4x, ऐसा कुछ। 2x² गया, यहाँ से 3x - 6x बचेगा मेरे ख्याल में -3x, ठीक है। -3x -9 इज इक्वल्स टू वहां रहेगा आपके पास में -4x, उसको यहाँ ले आओ, 9 को वहां ले जाओ, तो -3x + 4x कितना हो जाएगा x, और 9 वहां जाके हो जाएगा सिंपली पॉजिटिव 9, तो x इक्वल्स टू आपको मिल जाएगा 9। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो, पढ़ो इसको। देखो पहले एक बार क्वेश्चन को मैं रीड करता हूं आप लोगों के लिए और फिर एक एक करके जो है समझेंगे। क्वेश्चन में बोल रहा है कि इन द गिवन फिगर P इज द मिड पॉइंट ऑफ BC, यानी कि P जो है वो BC का मिड पॉइंट है, यानी कि BP और PC का लेंथ क्या हो जाएगा आपके लिए, इक्वल हो जाएगा, पहला बात ही। फिर बोल रहे हैं कि Q इज द मिड पॉइंट ऑफ AP, यानी कि Q जो पॉइंट है उसके चक्कर में ये ऊपर का पार्ट और नीचे का पार्ट क्या रहेगा हम लोग के लिए, इक्वल, ये भी दिया हुआ हम लोग को। फिर बोल रहे हैं कि BQ व्हेन प्रोड्यूस मीट्स AC एट R, यानी कि BQ यहाँ तक था, थोड़ा और आगे बढ़ाओगे तो AC को कहाँ जाके मीट करेगा, R पे जाके मीट करेगा, यहाँ तक भी ओके है। प्रूव दैट RA इज इक्वल्स टू 1/3 टाइम्स ऑफ C, प्रूव दैट RA इज इक्वल्स टू 1/3 टाइम्स ऑफ C। अब आप देखो कि RA कहाँ है, RA यहाँ है, CA कहाँ है, CA ये पूरा है, तो ये छोटू सा पार्ट इस पूरे पार्ट का कितना होना चाहिए, 1/3। ये बेसिकली मेरे को प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, देखो हम करेंगे कंस्ट्रक्शन में हम बोलेंगे कि ड्रॉ अ लाइन PS पैरेलल टू BR कटिंग AC एट S। फिर से रिपीट कर रहा हूं, ड्रॉ अ लाइन PS पैरेलल टू BR कटिंग AC एट S। ये कंस्ट्रक्शन आपको करना पड़ेगा और उसके बाद में सोल्यूशन बहुत सिंपल, ठीक है। तो बिगिन करो, लिखो पहले गिवन लिखो आप लोग। गिवन में लिखो ABC इज अ ट्राइंगल, ABC इज अ ट्राइंगल, P is the midpoint of BC, ABC is a triangle, P is the midpoint of BC, and Q is the midpoint of AP, Q is the midpoint of AP, Q is the midpoint of AP, ठीक है, फुल स्टॉप। एक लाइन और लिखना है इसमें, ये वाला BQ produced
ये वन वर्ड मत लिखना आप लोग, बस ऐसा लिखो बी क्यू प्रोड्यूस्ड मीट्स AC at R, BQ produced meets AC at R, full stop. आगे लिखो टू प्रूफ इसमें लिखो RA is equals to 1/3 CA, RA is equals to 1/3 CA, ठीक है। आगे लिखो कंस्ट्रक्शन में लिखना फ्रॉम P draw PS parallel BR, from P draw PS parallel BR, from P draw PS parallel BR, ठीक है। कटिंग AC at R, कटिंग AC at R, ठीक है। अब 2 मिनट के लिए सब लोग बोर्ड पर देखो और पहले समझ लो अच्छे से। गलत बोल दिया क्या बोल, अच्छा सॉरी, कटिंग AC एट S, कटिंग AC एट S, सही कह रहे हो, कटिंग AC एट S, ठीक है। एक ट्राइंगल में मार्क कर रहा हूं, ये देखो तो दिखाई दे रहा है क्या आप लोग को अच्छे से, ये ऑरेंज वाला। इस ऑरेंज वाले में क्या क्या इंफॉर्मेशन है आपके पास, ये बताओ मुझे। मेरे ख्याल में बहुत सारा इंफॉर्मेशन है। एक तो हमको ये पता है कि क्यू मिड पॉइंट है इसका, तो ये अपर पार्ट लोअर पार्ट इक्वल होगा। दूसरा हमको पता है कि बाय कंस्ट्रक्शन QR इज पैरेलल टू PS, ठीक है। तो QR और PS के पैरेलल होने की वजह से क्या हम बहुत ही आसानी से BPT लगा सकते हैं, ठीक है। और BPT लगाएंगे तो क्या मिलेगा हमको बताना जरा एक बार, लिखना मत आप लोग, बस देखते जाओ यहाँ पे। हाँ, ये हम बात कर रहे हैं ट्राइंगल कौन से का, APS का। उसके अंदर में BPT लगाओगे तो क्या मिलेगा बताओ, AQ बाय व्हाट, QP इज इक्वल्स टू AR बाई RS। आई होप समझ में आ गया आप लोगों को। Q लेकिन मिड पॉइंट है, तो ये दोनों कट जाएगा, कट के यहाँ कितना आएगा 1। RS को क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपको एक रिजल्ट मिलेगा कि RS इज इक्वल्स टू AR, यानी कि RS और AR एक दूसरे से क्या हो गया, बराबर। फिर आप अपना ट्राइंगल चेंज करो, और ट्राइंगल चेंज करके अब आप फोकस करो ये पिंक वाले ट्राइंगल, RBC रेड ब्लड सेल, ठीक है। बस आज RBC पिंक कलर का है, जनरली लाल रंग का होता है। तो ट्राइंगल आपका हो गया RBC के अंदर में भी थोड़ा ध्यान से सोचना। तो क्वेश्चन में आपको डायरेक्टली बोला हुआ देखो कि P जो पॉइंट है आपका वो कैसा पॉइंट होगा बताओ, मिड पॉइंट होगा मेरे ख्याल में, P पॉइंट। अच्छा बहुत सारा गलती कर, RBC सॉरी RBC, अभी ठीक है। नेक्स्ट में ये कह रहा था देखो कि इसके अंदर में आप क्या करो कि P जो पॉइंट है आपका वो कैसा पॉइंट होगा बताओ, मिड पॉइंट। पहला बात ये, और दूसरा बात वापस से बाय कंस्ट्रक्शन ये वाला लाइन और ये वाला लाइन क्या होगा एक दूसरे से पैरेलल, तो आप फिर से BPT लगा सकते हो। इस बार जब आप BPT लगाओगे तो क्या मिलेगा आपको बताना जरा। मेरे ख्याल में CP बाई PB इज इक्वल्स टू क्या, CS बाई SR या RS, जो भी बोलो, ठीक है। वापस से P जो था वो कैसा पॉइंट था, मिड पॉइंट था, तो उसके चक्कर में BP और CP आपस में क्या होगा, इक्वल। तो ये दोनों मेरे ख्याल में फिर से कट जाएगा, और कट के यहाँ क्या आ जाएगा बताओ 1। और ये जो SR है आपका, इसको फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो क्या मिलेगा आपको, SR इज इक्वल्स टू CS, ठीक है। यहाँ आपको मिला कि RAC SR इक्वल्स टू AR, और यहाँ आपको मिला कि RAC SR इज इक्वल्स टू CS। तो ऑल टुगेदर हमको ये पता चला कि यहाँ पर जो 3 टुकड़ा हो रहा था ना, तीनों इक्वल, करेक्ट। पहला टुकड़ा, दूसरा टुकड़ा, तीसरा टुकड़ा, और हाईलाइट कर दो पहला टुकड़ा, दूसरा और तीसरा, ये तीनों पार्ट जो है, ये तीनों पार्ट आपस में क्या है, इक्वल। फिर अगर आप फिगर से डायरेक्टली ऐसे सोचो कि ओवरऑल AC का आंसर होना क्या चाहिए, ठीक है ना, ओवरलैपिंग की वजह से, तो ये पूरा A से लेके C है। इस AC को आप 3 पार्ट में ब्रेक कर सकते हैं मेरे ख्याल में, AR प्लस RS प्लस SC, सही कह रहा हूं। तो ये क्या हो जाएगा बताओ, AR प्लस RS प्लस क्या SC, ठीक है। अब फर्स्ट वाले में RS किससे इक्वल है, AR से इक्वल है, तो यहां पर आप बोल सकते हो कि क्या आ जाएगा, AR प्लस AR, ठीक है। और SC भी अल्टीमेटली किससे इक्वल है, क्योंकि इन दोनों को कंबाइन कर दोगे तो आपको मिलेगा AR इज इक्वल्स टू RS इज इक्वल्स टू SC, ये तो तीनों इक्वल आ जाएगा। तो SC भी किससे इक्वल हो गया बताओ, AR से इक्वल हो गया। तो SC के जगह पर भी आप क्या लिख सकते हैं, AR। 3 बार AR को जोड़ोगे तो क्या मिलेगा, 3AR, और यहाँ क्या मिल रहा है आपको AC। तो टेक्निकली यू कैन से AR इज इक्वल्स टू 1/3 AC
और फिर क्वेश्चन के लिखावट से एकदम से अगर मैच करना है थोड़ा सा पोजीशन चेंज कर दो लेटर्स का। आर ए इज इक्वल्स टू 1/3 सी, बात एक ही, क्योंकि ए आर एंड आर ए विल बी द सेम थिंग। ठीक है, देखो आया समझ के नहीं आया समझ, लिखवा दूं, लिखो कहां तक हो गया लिखना ये बताओ, कंस्ट्रक्शन, फिर लिखो प्रूफ। फोटो भी एक बार बना लो प्रूफ के साइड में। ठीक है, लिखो इन ट्राइंगल एपीएस, इन ट्राइंगल एपीएस we have QR parallel PS, QR parallel PS, QR parallel PS, नीचे लिखो therefore by BPT QR parallel PS, therefore by BPT लिखो AQ by QP, AQ by QP is equals to AR by RS is equals to AR by RS। फिर AQ और QP को काट दो और साइड में रीजन देना गिवन, साइड में रीजन देना गिवन, गिवन में ही है ना कि Q जो है वो मिड पॉइंट है। फिर लिखो दिस एम्प्लाइज RS इज इक्वल्स टू AR, RS इज इक्वल्स टू AR। ये हो गया आपके लिए इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1। आगे लिखो अगेन इन ट्राइंगल RBC, अगेन in triangle RBC we have, again in triangle RBC we have, लिखो PS parallel RB, PS parallel RB, नीचे लिखो therefore PS parallel RP। ठीक है, नीचे लिखो therefore by BPT, by BPT लिखना CP by PB, CP by PB is equals to CS by SR, is equals to CS by SR। इन दोनों को काट दो और साइड में रीजन दे दो गिवन, रीजन विल बी गिवन। नीचे लिखो दिस एम्प्लाइज SR is equals to CS, this implies SR is equals to CS। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, आगे लिखो फ्रॉम 1 and 2, from 1 and 2 AR is equals to RS is equals to SC, from 1 and 2 AR is equals to RS is equals to SC। ये तीनों पार्ट मतलब इक्वल हो गया एक दूसरे से। आगे लिखो अगेन AC is equals to, AC is equals to AR plus RS plus SC plus SC। This implies आगे लिखो AC is equals to AR plus AR plus AR, AR plus AR plus AR। This implies AC is equals to 3AR, 3AR। This implies AR is equals to 1/3 AC, 1/3 AC। नीचे लिखो एक और लाइन, दिस एम्प्लाइज RA is equals to 1/3 CA, RA is equals to 1/3 C, hence proof। देखो अगला क्वेश्चन देखो, फिर क्वेश्चन नंबर 4, इसको पढ़ो आराम से, सोचो क्या बोलना चाह रहे हैं। देखो डिस्कशन तो मैं 2 मिनट के बाद करूंगा, ठीक है। एक बार वैसे आपको ये लैंग्वेज पढ़ के कोशिश करना है कि खुद से समझ में आता है कि नहीं आता है। नेक्स्ट इसी सेम क्वेश्चन का एक और लैंग्वेज पॉसिबल है, वो लैंग्वेज देखो कैसे, ऐसा। हाँ ये सिंपल फॉर्मेट है उसका। ठीक है, पक्का। आओ पहले इसके डायग्राम पे थोड़ा सा बात करते हैं और फिर मैं समझाऊंगा आपको कि क्यों इसका बाद वाला पार्ट जो है वो सेम टू सेम हो। क्वेश्चन पढ़ना तो सबका हो गया है, तो क्वेश्चन पढ़ के जो मुझे समझ में आता है वो ये है कि पहले हमारे पास में होगा ये हॉरिजॉन्टल ग्राउंड टाइप कोई सिचुएशन, जमीन, ठीक है ना। और जमीन के ऊपर में 2 अलग अलग पोल हैं अलग अलग हाइट का, तो एक को हम रैंडमली मान लो कि छोटा मान लेते हैं, ठीक है,
और एक को हम थोड़ा साइज में बड़ा मान लेते हैं, ठीक है, लेकिन दोनों ग्राउंड से ऑब्वियसली 90 डिग्री पे होगा। क्वेश्चन हमको ऐसा बोल रहे हैं, देखो कि एक पोल का जो टॉप है उसको जब आप दूसरे पोल के बॉटम से ज्वाइन करोगे, और सेम काम आप सेकेंड वाले पोल के लिए भी अगर करते हो, तो इनको जोड़ने वाला जो लाइन है ना, उनका एक मीटिंग पॉइंट होगा फर्स्ट ऑफ ऑल। एंड क्वेश्चन इज कि इस मीटिंग पॉइंट का जो हाइट है ग्राउंड से, उससे रिलेटेड वी आर सपोज टू प्रूव समथिंग कि उसका वैल्यू इतना होगा, गिवन दैट कि पहले पोल का जो लेंथ है वो a मीटर्स है, दूसरे का लेकर b मीटर्स है, एंड ओवरऑल जो इनके बीच में डिस्टेंस है ना यहां से लेके यहां तक का, वो p मीटर्स। दिस इज द क्वेश्चन, ट्राई टू अंडरस्टैंड। एक बार और एक्सप्लेन कर देता हूं। ग्राउंड हमारा ब्लू कलर वाला हो गया, ग्राउंड के ऊपर में एक छोटा पोल और एक बड़ा पोल। हमको क्या करना है कि पोल के टॉप को ऑपोजिट वाले पोल के बॉटम से ज्वाइन कर देना, इसके लिए भी और इसके लिए भी। जब आप ज्वाइन करोगे तो वो दोनों जो ज्वाइन है वो एक दूसरे से एक पॉइंट पे मीट करेगा, और उस मीटिंग पॉइंट का जो वैल्यू है वो मुझे क्या प्रूव करना है कि a इंटू बी डिवाइडेड बाई a प्लस बी, गिवन दैट छोटे वाले का लेंथ a मीटर्स, बड़े वाले का लेंथ b मीटर्स, और दोनों पोल के बीच का जो डिस्टेंस है अलोंग द ग्राउंड वो कितना दिया हुआ हम लोग को p मीटर्स। दिस इज द क्वेश्चन, ठीक है। तो अगर मैं थोड़ी देर के लिए ऐसा बोलूं कि इस पिंक वाले पार्ट का वैल्यू है h, तो मुझे h इक्वल्स टू ये प्रूव करना है यहाँ पर a b डिवाइडेड बाई a प्लस, ठीक है। तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज के हिसाब से हो गया, बाकी सेम चीज सिंपल लैंग्वेज में ऐसा भी पूछा जा सकता है, ठीक है। यहां पर भी यू विल फाइंड, देखो ध्यान से सोचना कि इसका अगर एलसीएम लेते हो तो क्या हो जाएगा बताओ, x इंटू जेड, और ऊपर क्या आएगा बताओ, ये x प्लस जेड भी बोल सकते हो, इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाई वाई, और दोनों साइड रेसिप्रोकल ले लो तो क्या मिल जाएगा बताओ, x इंटू जेड डिवाइडेड बाई एक्स प्लस जेड इज इक्वल्स टू क्या, ओ सॉरी, x इंटू जेड डिवाइडेड बाई एक्स प्लस जेड इज इक्वल्स टू, ठीक है। और ये रिजल्ट मैं क्यों बोल रहा हूं कि सेम है पता है, देखो आप यहाँ पर ध्यान से, ये जो बीच वाला का हाइट है, ये बीच वाला का जो वैल्यू है दैट इज इक्वल्स टू लेफ्ट का वैल्यू इंटू राइट का वैल्यू डिवाइडेड बाई लेफ्ट का वैल्यू प्लस राइट का वैल्यू। सेम चीज इज हैपनिंग इन दैट डायग्राम एज वेल, कि बीच वाले का वैल्यू इज इक्वल्स टू लेफ्ट वाले का वैल्यू x, राइट वाले का वैल्यू z, तो x इंटू जेड और डिवाइडेड बाई लेफ्ट वाले का वैल्यू प्लस राइट वाले का वैल्यू x प्लस। सो दिस बोथ क्वेश्चंस आर सेम, जस्ट इनको क्या है कि जो पूछने का तरीका है वो दो अलग अलग लैंग्वेज में ऐसा हो सकता है, एक ऐसा भी हो सकता है और एक ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। इन द फर्स्ट व्यू हो सकता है कि आपको ये बहुत टफ लगे, लेकिन मैं आपको एक इसका ब्लूप्रिंट बताऊंगा और फिर मैं इसको सॉल्व करके भी आपको दिखाऊंगा, एंड यू विल फाइंड कि बहुत सिंपल, एकदम आराम से हो जाता है। ब्लूप्रिंट इसका क्या है, देखो समझने का ट्राई कर रहा हूं। मैं दो पेयर ऑफ ट्राइंगल्स मार्क कर रहा हूं, उसको पहले हमको करना है सिमिलर, ठीक है ना। एक ये छोटू वाला और एक इसी से ओवरलैपिंग बड़ा वाला, देखो दिख रहा है आपको, एक छोटा और एक बड़ा उसी के अलावा, इसको सिमिलर कर, और वो भी मेरे को लगता है कि एक बहुत ही मतलब कि बच्चा वाला वाहियात सा काम। क्यों वाहियात सा काम है, देखो सारा का सारा जो बिल्डिंग या स्ट्रक्चर हम बनाते हैं वो हमेशा ग्राउंड से कितने एंगल पे होता है, 90 डिग्री पे, तो वी आर वेरी श्योर कि ये एंगल तो 90 डिग्री रहेगा ही रहेगा, साथ ही साथ वी आर ऑल्सो वेरी श्योर कि ये एंगल भी 90 डिग्री रहेगा। एंड वंस अगेन इफ यू लुक केयरफुली तो आपको दिखेगा कि छोटे ट्राइंगल में और बड़े ट्राइंगल में ये वाला जो एंगल है वो तो कंप्लीटली कॉमन है, तो ये एंगल हो गया कॉमन एंगल, ये वाला 90 डिग्री, ये वाला 90 डिग्री, तो एंगल एंगल सिमिलैरिटी से दोनों छोटा ट्राइंगल क्या हो गया, सिमिलर। आया बात समझ। सिमिलरली यही वाला नौटंकी, यही वाला आर्ग्यूमेंट हम इस पेयर के लिए भी देंगे, ये छोटा वाला और उसके अलावा ये बड़ा वाला, दिख रहा है आपको। फिर हम फर्स्ट पेयर में भी सीपीएसटी लिखेंगे, सेकंड पेयर में भी सीपीएसटी लिखेंगे, उसको थोड़ा सा ऐड सब्ट्रैक्ट करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। इतना ही करना है। देखो ब्लूप्रिंट आया समझ के नहीं आया समझ, रिपीट करूं कि हो जाएगा। फर्स्ट क्या करना है बताओ, छोटा ट्राइंगल और उससे ओवरलैपिंग बड़ा ट्राइंगल को क्या करना है, सिमिलर। वापस से एक छोटा ट्राइंगल उससे ओवरलैपिंग बड़ा ट्राइंगल, उसको क्या करना है, सिमिलर। दोनों के हेल्प से क्या लिखना है, सीपीएसटी। और सीपीएसटी में आप क्या लिखोगे, एंगल वाला प्रॉपर्टी कि रेशियो वाला प्रॉपर्टी, रेशियो वाला प्रॉपर्टी। एंगल वाले प्रॉपर्टी का कोई काम नहीं है, क्योंकि एंगल के कॉन्टेक्स्ट में तो कुछ प्रूफ ही नहीं करना है ना, प्रूफ किसके लिए करना है आपको, साइड्स के लिए प्रूफ करना है। तो रेशियो वाला प्रॉपर्टी लिखो आप, एंड वहां से आपका आंसर ऑटोमेटिकली आ जाएगा। क्लियर मेरे ख्याल में, ओके लिखो, हाँ नेम कर देते। अब एक काम करो कि आप लोग भी पहले बना ही लो इस ए बी सी डी ई और ये, ठीक है बना लो इसको। हो गया होगा मेरे ख्याल में।
करें, स्टार्ट करें। लिखो पहले गिवन, गिवन में लिखो the height of the two poles, the height of the two poles are a comma b respectively, small a comma small b respectively, small a comma small b respectively, ठीक है, फुल स्टॉप। फिर लिखो let the height of the required point, या required meeting point बोल, required meeting point is equals to h, is equals to h। तो हमने काइंड ऑफ सबका इंट्रोडक्शन दे दिया, कौन ए है, कौन बी है और कौन एच। आगे लिखूं टू प्रूफ एक लाइन वैसे मैं भूल गया, एक लाइन और थोड़ा सा अटैच करो कि डिस्टेंस बिटवीन द पोल्स इज इक्वल्स टू पी, ये भी दिया हुआ था हम लोग को, डिस्टेंस बिटवीन द पोल्स इज इक्वल्स टू पी, ये भी गिवन में आ जाएगा, इज इक्वल्स टू पी और स्मॉल पी ही यूज करेंगे। हाँ, फिर लिखो प्रूफ, ये प्रूफ नहीं सॉरी, अब क्या होगा टू प्रूफ हम काफी शॉर्ट लिखेंगे, छोटा सा, h इज इक्वल्स टू ए बी बाई ए प्लस, टू प्रूफ h इज इक्वल्स टू ए बी बाई ए प्लस, ठीक है। अब लिखो प्रूफ। अच्छा, प्रूफ में अब जरा बोर्ड पर आप एक बार देखो, आपको ब्लूप्रिंट तो समझ में आ गया, तो आप कौन से पेयर ऑफ ट्राइंगल से बिगिन करोगे ये बताओ मेरे को। इन ट्राइंगल CDF, या ऐसे बोल दो DCF एंड ट्राइंगल DBA, चलेगा। लिखो इन ट्राइंगल DCF एंड ट्राइंगल DBA, एंड ट्राइंगल DBA वी हैव, इन ट्राइंगल DCF एंड ट्राइंगल DBA वी हैव, लिखो एंगल D इक्वल्स टू एंगल D, एंगल D इज इक्वल्स टू एंगल D, इसका रीजन कॉमन एंगल, एंगल D इक्वल्स टू एंगल D कॉमन एंगल। नेक्स्ट लिखो एंगल C इज इक्वल्स टू एंगल B, एंगल C इज इक्वल्स टू एंगल B, एंगल C इज इक्वल्स टू एंगल B। फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं, एंगल C इज इक्वल्स टू एंगल B, रीजन कितना हो जाएगा इसका 90 डिग्री, ब्रैकेट में रीजन 90 डिग्री। आगे लिखो देयरफॉर बाय एंगल एंगल सिमिलैरिटी, बाय एंगल एंगल सिमिलैरिटी ट्राइंगल DCF सिमिलर ट्राइंगल DBA, सिमिलर ट्राइंगल DBA। नीचे लिखो देयरफॉर बाय CPST, 2 मिनट मेरी तरफ देखना अभी। CPST हम एक बार का तो सारा पार्ट्स का ही नाम मेंशन करेंगे, ठीक है ना। आप मेरे को सिमिलैरिटी पढ़ के बताओ तो क्या लिखा है हम लोगों ने कॉपी में, DCF was similar to whom, DBA। तो टेक्निकली एक बार तो मैं तीनों रेशियो ही लिखूं, क्या आ जाएगा बताओ, DC अपॉन DB इज इक्वल्स टू कितना, CF अपॉन DA इज इक्वल्स टू कितना, आई थिंक DF अपॉन D। समझ में आ रहा होगा ये वाला चीज। अब अगले स्टेप में सोचो कि किस किस पार्ट का आपको वैल्यू पता है, उनको अपने अपने वैल्यू से रिप्लेस करो। तो DC का तो आई डोंट थिंक कि वैल्यू पता है आप, तो उसको ऐसे ही रहने दो DC। DB का वैल्यू पता है शायद आपको, कितना हो जाएगा P, उसको आप अपने P वैल्यू से रिप्लेस करो, ठीक है। दिस इज इक्वल्स टू CF का वैल्यू कितना है फोटो के अंदर में H, और BA का वैल्यू कितना है फोटो के अंदर में A। आया बात समझ। थर्ड वाले में ना तो आपको ऊपर वाला का वैल्यू पता है डायग्राम में, और ना ही नीचे वाला का वैल्यू पता है, तो इसको आप ओवरऑल इग्नोर ही कर दो, अगले स्टेप मत लिखो इसको, ठीक है। जिस रेशियो के अंदर में कम से कम एक पार्ट का वैल्यू डायग्राम से आ सकता है उसको आप कंटिन्यू करो, और जिस रेशियो में कुछ भी नहीं आ रहा है डायग्राम से उसको आप क्या कर दो, इग्नोर कर। क्लियर मेरे ख्याल। इसको आप मार्क कर लो, इक्वेशन नंबर लिख लो इसको बाई CPST। पहले तो तीनों ही लिखना आप अच्छे से, DC बाई DB इज इक्वल्स टू CF बाई BA इज इक्वल्स टू DF बाई DA, एंड दिस एम्प्लाइज अगले स्टेप में हम बस दो ही रेशियो लिखेंगे, DC बाई P इज इक्वल्स टू H अपॉन A। चलो ठीक है, अब थोड़ा बोर्ड की तरफ देखो फिर से और सोचना मैं क्या बोल रहा हूँ। हाँ, अब मान लो कि अगर मैं नेक्स्ट ट्राइंगल आपसे पूछूं कि कौन सा पेयर था, तो क्या बताओगे मेरे को आप,
ट्राइंगल मेरे ख्याल में BCF और क्या हो जाएगा BD। अब लेकिन मेरा नेक्स्ट क्वेरी आपसे ये है कि इस पेयर ऑफ ट्राइंगल को सिमिलर करने के लिए क्या आप कोई नया अप्रोच लगाओगे, ये एग्जैक्टली सेम टू सेम पुराना वाला ही रिपीट हो स्टेप बाय स्टेप, बस क्या कि ट्राइंगल का पेयर अलग है तो नाम चेंज हो जाएगा, बाकी स्टेप में या कोई रूल में या कोई आर्ग्यूमेंट में तो कुछ भी चेंज नहीं होगा, एग्जैक्टली जैसा पहला था उसी का जेरोक्स बाद में भी रहेगा। तो ऐसे सिचुएशन में हम यूज कर सकते हैं सिमिलरली। क्या यूज कर सकते हैं बताओ, सिमिलरली। लेकिन सिमिलरली यूज करने के लिए यू हैव टू बी वेरी केयरफुल इन द सेंस कि ये सब सारा ड्रामा परफॉर्म करने के बाद में जो रिजल्ट आपको मिला उसका पैटर्न आपको बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा, तो ही आप फिर क्या है कि अगले पेयर का प्रेडिक्शन कर पाओगे ठीक से। आया बात समझ। तो आप यहाँ पर देखो कि एक तरफ तो मैं क्या देख रहा हूँ कि h/a, अब h/a को मैं क्या समझूं कि ये एक हाइट है और ये एक हाइट है, तो h/a एक तरफ आ गया, तो दूसरे वाले रिजल्ट में एक तरफ क्या आना चाहिए, h/b आना चाहिए। आया बात समझ। दूसरा रिजल्ट आपका कैसा है देखो, इट इज DC राइट, ये हो गया DC जो छोटे ट्राइंगल का साइड था, और उसके करेस्पॉन्डिंग उसके अलाउंग कौन सा था, लंबा वाला साइड P, तो इट इज DC/P। तो सेकेंड ट्राइंगल में ये चीज किसमें चेंज हो जाएगा, ट्रांसफॉर्म हो जाएगा बताओ, DC की जगह हमको क्या चूज करना चाहिए इस बार, क्योंकि यदि मेरा ट्राइंगल ये वाला मैं लूंगा तो उसका साइड कौन सा होगा, BC होगा, तो एक तो मेरे को BC यूज करना चाहिए और दूसरा मेरे को BC से मतलब क्या है कि सेम अलाइनमेंट में ये BC के अलोंग कौन सा और साइड है बड़ा सा P, तो वो यूज करना चाहिए। तो अगर मैं सिमिलरली क्लेम करना चाहूं तो मैं क्या क्लेम करूंगा बताओ, BC डिवाइडेड बाई P इज इक्वल्स टू H डिवाइडेड बाई P। मेरे ख्याल में समझ में आ रहा होगा। और अगर कंफ्यूजन है तो कोई बात नहीं, फिर आप ये छोटा छोटा ट्राइंगल का पेयर लेके पूरा सिमिलरिटी परफॉर्म कर लो और फिर से आपको रिजल्ट मिल ही जाए। आया बात समझ। तो लिखो सिमिलरली कर दूं कि लिखवा ही दूं आर्ग्यूमेंट, सिमिलरली पक्का, ठीक है लिखो सिमिलरली वी हैव क्या लिखोगे बताओ, BC डिवाइडेड बाय व्हाट, P, नहीं कुछ नहीं लिखना, ट्राइंगल का नाम होने, सिमिलरली ये रिजल्ट हमको मिल सकता है। सिमिलरली वी हैव BC बाई P इज इक्वल्स टू क्या, H/P। ये हो जाएगा आपका इक्वेशन नंबर 2। देखो आया समझ के नहीं आया समझ, ठीक है पक्का ओके। इसके आगे देखना आप ध्यान से, आपको करना है क्या, आपको करना है सबसे पहले इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2, ठीक है। तो लेफ्ट साइड में आपके पास में रहेगा DC/P प्लस BC/P, तो ये हो जाएगा मेरे ख्याल में DC/P प्लस BC/P। दिस इज इक्वल्स टू राइट साइड में आपके पास में रहेगा H/A प्लस H/P, ठीक है। अब यहां से एक बार आपको एलसीएम लेने का सोचना होगा, हालांकि एलसीएम लेना नहीं पड़ेगा क्योंकि इस तरफ क्या आपके पास में P ही है, तो आप P बस लंबा लाइन खींच दो, ऊपर क्या मिल जाएगा बताओ, DC प्लस BC, और राइट हैंड साइड में यू कैन टेक H कॉमन, तो आपको मिलेगा 1/A प्लस 1/, यहां तक आ रहा है समझ में पक्का। 2 मिनट के लिए फिर से बोर्ड पर देखो और डायग्राम में थोड़ा सा रियलाइज करो आप कि ये DC प्लस BC है क्या, ये रहा DC और ये रहा BC, इनको मिला के पूरा आपको लगता है कि P ही आ रहा है बेसिकली। आया बात समझ। तो यहां पर अगले स्टेप में क्या हो सकता है हमारे पास बताओ, दिस इंप्लाइज P/P is equals to H is still common and let it be 1/A plus 1/P, is that okay, चलेगा। अब यहां से PP क्या हो जाएगा कट, और क्या बचेगा आपके पास में 1, ठीक है। अब 2 मिनट बोर्ड पर अच्छे से देखो सब, एक बहुत क्रूशियल चीज है जो आपको यहां समझना चाहिए। अब यहां से अगर ये वाला रिजल्ट आपको चाहिए जो पहले क्वेश्चन के कॉन्टेक्स्ट में आपका आंसर है, तो आपका सिंप्लीफिकेशन का तरीका थोड़ा सा अलग होगा, और अगर आपको ये दूसरा वाला रिजल्ट चाहिए, ठीक है ना, तो आपका सिंप्लीफिकेशन का तरीका थोड़ा सा अलग होगा। तरीका क्या होगा एक्सप्लेन कर देता हूँ, ध्यान से देख लो एक बार। इनकेस अगर आपको सेकंड वाला रिजल्ट चाहिए तो इस तरफ ऑलरेडी 1 आ गया है आपका, ये जो H है इसको इधर धक्का मार दो, क्या मिल जाएगा बताओ, 1/H इज इक्वल्स टू 1/A प्लस 1/B, ये आ गया आपका सेकंड वाला रिजल्ट। और अगर आपको फर्स्ट वाला रिजल्ट चाहिए तो उस केस में इस 1 को ऐसे रहने दो, H को ऐसे रहने दो, अंदर आप एलसीएम वगैरह ले लो, क्या आ जाएगा बताओ, आई थिंक AB, और ऊपर कितना आ जाएगा A प्लस। अब आप इस चीज को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, जो AB पहले नीचे है वहां पे, यहाँ आके कहाँ चला जाएगा ऊपर, क्या हो जाएगा बताओ, AB डिवाइडेड बाय A प्लस B इज इक्वल्स टू H। तो दोनों सेम ही है, पूरा सोल्यूशन एग्जैक्टली सेम ही रहेगा दूसरे वाले में भी, बस एक लास्ट में एक स्टेप का फर्क है। एक स्टेप अगर ऐसे परफॉर्म करोगे तो ये आंसर मिलेगा, और ऐसे परफॉर्म करोगे तो ये वाला आंसर मिलेगा। हालांकि एग्जाम में दोनों में से कोई भी आ सकता है, तो दोनों को लेके आपको क्लियर रहना है, ठीक है। चलो आज के लिए